हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था वो डिफेक्ट्स के बारे में और मिलर इंडिसेस के बारे में पढ़ा था। मिलर इंडिसेस एक ग्रुप ऑफ प्लेन्स होता है जो सेंटर ऑफ एटम से पास होता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने डिफेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, जिसमें 4 तरह के डिफेक्ट्स पढ़े थे। हमने पॉइंटेड डिफेक्ट पढ़ा था सबसे पहले, फिर पॉइंटेड डिफेक्ट के पार्ट्स पढ़े थे, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, फ्रैंकेली डिफेक्ट। उसके बाद हमने लाइन डिफेक्ट पढ़ा था जिसमें डिसलोकेशंस पढ़ी थी, एज डिसलोकेशंस, बाउंड्री स्लिप, ग्रेन साइज, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने सरफेस डिसलोकेशंस के बारे में पढ़ा था। सरफेस डिसलोकेशन को कवर करने के बाद हमने वॉल्यूम डिसलोकेशन के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से, और फिर हमने वॉल्यूम डिसलोकेशन का जो एक फॉर्मेट होता है उसे कैटरपिलर के डिसफॉर्मेशन से मैच करके एक डायग्राम बना के समझा था। तो अब डिसलोकेशंस के लिए एक थ्योरी है, फ्रेडरिक सोर्स ऑफ डिसलोकेशन। फ्रैंक ने बताया कि डिसलोकेशंस किस तरह से होता है, क्या क्या रीजन्स होते हैं उसके, और ये कैसे होता है। तो फ्रैंक ने जो बताया उसमें बेसिक चीज़ जो है वो ये है कि जब भी कोई भी स्ट्रेस अप्लाई होती है किसी भी मटेरियल के ऊपर तो वो दो तरह से होती है। उसे हम, वो जो दो प्रोसेस हैं उन्हें हम बोलते हैं कोल्ड वर्किंग और हॉट वर्किंग। कोल्ड वर्किंग के अंदर आते हैं कि किसी भी हमें मटेरियल का जब हम शेप या स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए फोर्स अप्लाई करते हैं, चाहे वो इंस्टेंटेनियस फोर्स हो जैसे हम हैमरिंग से करते हैं, चाहे वो कंटिन्यूस फोर्स हो, ग्रेजुअली अप्लाइड फोर्स हो जैसे कि हम किसी ऑब्जेक्ट को पुल करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी जो वर्किंग्स आती हैं इन्हें हम कोल्ड वर्किंग कहते हैं। हॉट वर्किंग क्या होता है? हॉट वर्किंग का मतलब होता है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट अप करके अगर उसके अंदर कुछ चेंजेस करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन फ्रेडरिक सोर्स को समझने के लिए हमें थोड़ा सा डिस्कशन इसके बारे में करना पड़ेगा। अब कोल्ड वर्किंग और हॉट वर्किंग में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो ये होता है कि क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर एक होता है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट अप करते हैं किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो उसके बाद जब वो कूल डाउन होना शुरू होता है तो एक टेम्परेचर आता है, मोस्टली 350 डिग्री सेल्सियस टू 750 डिग्री सेल्सियस के बीच में क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर लाई करता है मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स का। तो अगर किसी मटेरियल को हम सपोज करो 1100 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं और उसका रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर 650 डिग्री सेल्सियस है, तो जब वो धीरे धीरे कोल्ड होना शुरू होगा तो 6 डिग्री सेल्सियस के बाद वो अपना क्रिस्टल जो उसका स्ट्रक्चर बदल गया है उसे दोबारा से रीगेन करने की कोशिश करता है। तो अगर हम क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर कुछ कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करने के लिए तो उसे हम कहते हैं हॉट वर्किंग। अगर हम क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से नीचे कोई प्रोसेस कर रहे हैं अगर ऑब्जेक्ट को चेंज करने के लिए तो उसे बोला जाता है कोल्ड वर्किंग। तो फ्रैगनेट सोर्स ऑफ डिसलोकेशन के बारे में मैं अब आपको बताता हूँ। फ्रैगनेट सोर्स इज ए मैकेनिज्म एक्सप्लेन टू जनरेशन ऑफ मल्टीपल डिसलोकेशंस। मल्टीपल डिसलोकेशंस का मतलब है कि कई प्लेसेस पे डिसलोकेट हो जाता है कि एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर चढ़ जाती है, बीच में गैप बन जाता है। उससे क्या होता है कि एटम का जो स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूल है, सॉरी एटम और मॉलिक्यूल का जो एक पैटर्न है वो चेंज हो जाता है, उससे मटेरियल का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है जिसकी वजह से उसके अंदर उसकी स्ट्रेंथ जो होती है, उसकी कैपेसिटी जो होती है, वो सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो मल्टीपल डिसलोकेशन इन स्पेसिफिक वेल स्पेस स्लिप प्लेन्स इन क्रिस्टल व्हेन दे आर डिफॉर्म, जब वो डिफॉर्म होते हैं। डिफॉर्म होने का मतलब होता है कि जब वो अपनी शेप और साइज को चेंज करते हैं। कोई ऑब्जेक्ट डिफॉर्म तक केवल तब होता है जब हम उसके ऊपर फोर्सेस अप्लाई करते हैं। अब ये फोर्सेस इन टर्म्स ऑफ हीट भी हो सकते हैं। जब हम हीट अप्लाई करते हैं तो एटम में मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और नए मॉलिक्यूल्स बनते हैं। मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, उसके फोर्सेस का डायरेक्शंस चेंज हो जाती हैं और जिसकी वजह से एटम डिफॉर्म होता है। सपोज करो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड होता है, उसकी शेप बढ़ती है उसकी शेप। और जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को कोल्ड करते हैं तो उसकी शेप क्या होती है, शेप और साइज उसका डिक्रीज़ होता है। जैसे आपने लिक्विड नाइट्रोजन के बारे में सुना हो। लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर अगर कोई भी मटेरियल को हम डिप करते हैं तो क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है, लेयर्स एक दूसरे के ऊपर बाउंड अप हो जाती हैं और उसका जो अगर हम किसी रॉड की बात करें उसकी लेंथ और डायगोनल डिक्रीज़ हो जाती हैं।
लेकिन उसके बाद जब हम वापस उन्हें लाते हैं तो वो रिगेन कर लेते हैं। तो इस तरह के जो चेंजेस होते हैं वो इलास्टिक डिफॉर्मेशंस होते हैं, बाद में रिगेन किया जा सकता है उनको। लेकिन कुछ चेंजेस होते हैं जो परमानेंट हो जाते हैं, वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के अंदर आते हैं। तो डिफॉर्मेशन, जब भी डिफॉर्म होता है तब क्या होता है, डिसलोकेशन होता है। व्हेन ए क्रिस्टल इज डिफॉर्म in order for slip to occur, dislocation must be generated in the material. This implies that during deformation, dislocation must be primarily generated in these plane. तो यानी कि जब भी हम जहाँ पे भी हम फोर्स लगा रहे हैं, प्राइमरीली उन्हीं प्लेन्स पे क्या होता है, ये जनरेट होता है। लेकिन जब बाद में कोई भी मेटल अपनी पोजीशन रिगेन करने की कोशिश करता है तो ये क्या होता है, प्लेन टू प्लेन स्विच भी होता है। और कई बार जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है वो स्विच होते होते ख़त्म हो जाता है, और जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है वो मटेरियल के अंदर रह जाता है। अब बात करते हैं कोल्ड वर्किंग ऑफ मेटल इंक्रीजेज द नंबर ऑफ डिसलोकेशन बाय फ्रेडरी मैकेनिज्म। तो ये फ्रेडरी जो ने जो मैकेनिज्म दिया डिसलोकेशन की, उसके थ्रू ये कह रहा है कि जब भी कोल्ड वर्किंग होती है तो ये बढ़ जाता है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। और अगर हॉट वर्किंग से किया जाता है तो स्ट्रेंथ पे कुछ असर पड़ता होगा, उसे हम डिस्कस करेंगे। वी हैव ए सेगमेंट ऑफ डिसलोकेशन फर्मली। तो अब हम नीचे, जैसे कि इसमें डायग्राम दिया हुआ है, इसमें हमें बताया हुआ है रेड सर्कल के अंदर कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट पहले पूरे सर्कल में था, अगर उसमें अब डिसलोकेशन हो रहा है तो दो एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो उनके अंदर जो फोर्स लगेगा वो, अब जो फोर्स होगा वो उसकी रेडियस, जो एटम हैं उनकी रेडियस पे डिपेंड करता है। अगला, द डिसलोकेशन सेगमेंट रेस्पॉन्ड टू द फोर्स बाई बोइंग आउट। अब इसमें क्या होता है, जब ये इस तरह का फोर्स लगता है तो जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वो टूट जाता है, वो हाफ में हो जाता है। अब जैसे हमने हाफ स्ट्रक्चर में इसको दिखाया हुआ है कि टाउ है स्ट्रेस और बी है जो इसकी लेंथ है, उतनी टेंशन जो होती है वो पर यूनिट लेंथ होती है, उतनी टेंशन इसमें ऊपर की तरफ लग रही है और उतनी ही टेंशन इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी लग रही होगी, जो डाउनवर्ड सर्कल को हमने नहीं दिखाया है। तो इस तरह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक कर्वेचर की फॉर्म में आ जाता है, और बाद में हम इसे और आगे टूटने से भी नहीं रोक सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। तो धीरे धीरे जब शियर स्ट्रेस हायर हो जाती है, शियर स्ट्रेस फार्मूला होता है वो हम, आप जब नेक्स्ट में सॉम सब्जेक्ट पढ़ोगे उसमें पढ़ोगे, तो शियर स्ट्रेस बराबर होती है GB/R, वेयर R जो होता है वो इसका कर्वेचर होता है, हाफ रेडियस। G वो जो होता है बल्क मॉडुलस। तो जब इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे हम तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये इतने अमाउंट की स्ट्रेस जब इससे ज़्यादा हो जाती है, यानी कि जो इसकी बियरिंग कैपेसिटी है उससे ज़्यादा जब स्ट्रेस बढ़ जाती है हॉट वर्किंग या कोल्ड वर्किंग की वजह से, तो ये आगे अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है। जैसे कि अब हम नेक्स्ट डायग्राम में दिखाया गया है, द टू सेगमेंट शॉर्टली बिफोर दे टच। जब ये टच करते हैं एक दूसरे से, उससे पहले क्या होता है, ये एटम इस तरह से मूव कर जाते हैं क्योंकि इसके अंदर जो फोर्स लग रहा होता है ऊपर की डायरेक्शन में भी लग रहा होता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी लग रहा होता है। तो जब ये फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है तो ये अपनी पोजीशन क्या होता है, चेंज कर लेते हैं। जब इनकी पोजीशन चेंज होती है तो उसमें क्या होता है, ये इस तरह से बीच में वॉइड बन जाती है, बीच में एक स्पेस बन जाता है। तो अब ये स्पेस को फिलअप करने के लिए क्या होता है, स्पेस की तरफ में इनमें एक फोर्स लगता है। ये फोर्स जब स्पेस की तरफ जाता है तो अब हम नेक्स्ट डायग्राम में जो देखेंगे, इस तरह से ये एटम्स बन जाते हैं, यानी कि इनके बीच में जो डिस्टेंस रही वो 2R ही रही, लेकिन ये क्या होता है, ब्रेक होके अपर पार्ट अलग हो गया और लोअर पार्ट अलग हो गया। पहले पूरा सर्कल था, सर्कल से हाफ सर्कल हुआ, हाफ सर्कल के बाद ये एटम्स एक दूसरे के क्लोज आए, उसके बाद फिर दोबारा डिसलोकेट हो गए, अपनी पोजीशन से डिसलोकेट हो गए। तो क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से चेंज हो गया। द रीगेन्ड ओल्ड सेगमेंट विल इमीडिएटली स्टार्ट टू गो थ्रू द होल प्रोसेस अगेन एंड अगेन, और ऐसा चलता रहता है जब तक कि फोर्स एग्जिस्ट करता है। द होल सीक्वेंस ऑफ द नियरेस्ट डिसलोकेशन लूप्स विल बी प्रोसीड। तो जब भी फोर्स अप्लाइड होता है, पहले ये सर्कुलर शेप से ओवल शेप में होता है, उसके बाद दो पर्टिकुलर पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद जैसे कि तीसरे डायग्राम में दिखाया गया, ये एटम्स एक सर्कुलर मोशन में मूव करके दोबारा एक अपनी पोजीशन से डिसलोकेट हो जाते हैं, उसके बाद दोबारा अपनी पोजीशन में आ जाते हैं। फिर ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहता है अगेन एंड अगेन, जब तक कि इस पर फोर्स अप्लाइड होता है।
स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर द प्रोसेस द लूप इज़ फ्री टू मूव। जो ये लूप होता है, जब ये दोनों एटम इससे अलग हो गए, यहाँ पे जैसे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, जब इन दोनों के बीच में स्पेस क्रिएट हो गया, ये दोनों लूप अलग अलग हो गए, तो ये जो लूप है ऊपर वाला वो मूव करने के लिए फ्री हो जाता है। ग्रो मच लार्जर अंडर द अप्लाइड स्ट्रेस। तो जब स्ट्रेस लगती है उसके अंदर ये लूप और बढ़ जाता है। इट विल एनकाउंटर अदर डिसलोकेशन। तो इससे क्या होता है, जो अदर डिसलोकेशंस हो रहे हैं वो कम हो जाते हैं। तो जैसे जैसे हम पहले स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तब डिफॉर्मेशन और डिसलोकेशंस ज़्यादा होते हैं, तो उसकी वजह से जब ये लूप और बढ़ जाते हैं तो ये आगे जो फर्दर डिसलोकेशंस हो रहे होते हैं उन्हें रोकते हैं, और ये एक नेटवर्क का पार्ट बन जाती हैं। द नेक्स्ट लूप विल फॉलो एज सो ऑन ए लार्ज एज लॉन्ग एज देयर इज़ इनफ शेयर स्ट्रेस। अगर शेयर स्ट्रेस एक फिक्स अमाउंट में होगी तभी ये बढ़ेगा आगे, अदरवाइज़ ये उसे वहीं पे रोक देती हैं। तो इनिशियली स्ट्रेस जब हम लगाते हैं तो डिसलोकेशन ज़्यादा होते हैं, फिर जैसे जैसे स्ट्रेस कम होती जाती है या स्ट्रेस टाइम बढ़ता जाता है स्ट्रेस का, वैसे वैसे क्या होता है, डिसलोकेशंस कम होते जाते हैं। तो ये क्या है, इसे बोलते हैं फ्रैक रीड मैकेनिज्म ऑफ डिसलोकेशन, जिसकी वजह से डिसलोकेशंस होते हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में, अगले लेक्चर में हम बाकी पढ़ेंगे कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के बारे में, इलास्टिक मटेरियल और प्लास्टिक मटेरियल की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ओके, थैंक यू।